नमस्कार, राज्यसभा टेलीविजन की खास पेशकश गोष्ठी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति भाटिया रावत। आज गोष्ठी का कारवां आ पहुंचा है नोएडा के सलाम नमस्ते कम्युनिटी रेडियो स्टेशन पे, जहां हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपने परिवार और अपने बच्चों के लिए खुशियां इकट्ठी करने में निकाल दी। और जब वही बच्चे बड़े हो गए, अपनी आजीविका कमाने लगे, तो जिंदगी की दौड़ में शायद इतने आगे बढ़ गए कि अपने माता पिता को सहारा देना ही भूल गए। आज गोष्ठी इसी पर। इस स्टूडियो में हमारे साथ इस चर्चा में भाग लेने के लिए मेहमान मौजूद हैं। आइए इनसे आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ है रविंद्र अभिजी, जो कि सीनियर सिटीजन क्लब त्रिफला के प्रेसिडेंट हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ नीलिमा मिश्रा, जो कि जन कल्याण ट्रस्ट ओल्ड एज होम की सेक्रेटरी और ट्रस्टी भी हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इनका साथ देंगे तरुण गुप्ता, जो कि प्रेरणा सेवा संस्था के मेंबर हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इन सब मेहमानों के अलावा हमारे साथ फोन लाइन पे श्रोता भी मौजूद रहेंगे, जिनसे हम बीच बीच में बात करेंगे। तो चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हर घर में आज बुजुर्ग हैं, हर घर में बुजुर्ग होते हैं, और आम धारणा यह है कि जिनके शायद सफेद बाल हैं, अधेड़ उम्र है, थोड़ी कमर झुकी है, वही सीनियर सिटीजन है। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर संविधान में सीनियर सिटीजन कहते किसको हैं? देखिए, अगर हम संविधान के आधार को अगर हम माने तो संविधान कहता है कि जो भी व्यक्ति 60 साल 60 इयर्स कंप्लीट कर चुका है, वो संविधान की दृष्टि में सीनियर सिटीज़न है। और वो सीनियर सिटीज़न को दिए हुए जितने भी अधिकार संविधान से मिल रहे हैं, उन सब के लिए वो उसको मिलने चाहिए। जी, अच्छा, इस डेफिनेशन से, इस परिभाषा से हमें समझ में आता है कि उनके पास बहुत सारे अधिकार हैं। अब हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर उनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं। आखिर वो पूरी जिंदगी अपने काम करते हैं, वो वरिष्ठ नागरिक हैं क्योंकि उन्होंने हर तरह से एक्सपीरियंस गेन किया है, वो काम में आगे हैं, उनके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है, उनकी सोच अच्छी है। उसके बावजूद जब वो सेकेंड इनिंग में आते हैं, जब वो अपनी ज़िंदगी के दूसरे पड़ाव में आते हैं, फिर ऐसी क्या दिक्कतें आती हैं कि उनको कहीं ना कहीं डिसहार्टन होना पड़ता है? आपसे मैं जानना चाहूँगी। ये वृद्धावस्था एक ऐसी अवस्था है जब पूरी ज़िंदगी आप मेहनत करते हैं, पैसे कमाते हैं, बच्चों को खड़ा करते हैं, बहुत कुछ अचीव करते हैं। इस समय उन्हें सहारे की ज़रूरत पड़ती है। उस समय जिन बच्चों को वो खड़ा करते हैं, उनसे आशा करते हैं कि वो उनका सहारा बने। और सच पूछे तो शारीरिक शक्ति भी क्षीण होने लगती है। असहाय सी स्थिति में अपने आप को महसूस करते हैं। बच्चे भी अपनी दुनिया में चले जाते हैं, तो अकेलापन भी हो जाता है। उसके साथ एक निराशा भी जुड़ जाती है कहीं ना कहीं। जी, आप कुछ इसमें जोड़ना चाहेंगे? आप एक संस्था के साथ हैं, आपके पास इतने सारे केसेस आते हैं, आप इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे? क्या है आजकल की दिक्कतें? कई बार ऐसा होता है कि माँ बाप के साथ ना बच्चे एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। माँ बाप भी कई ऐसे होते हैं कि थोड़ा सा उनकी शुरू से आदत पड़ी होती है डोमिनेंस की, तो वो एडजस्ट नहीं कर पाते। तो उसमें क्या होता है कि थोड़ा बहुत परिवार में क्लैश होता है। साथ में आप कहते हैं इनसिक्योरिटीज़ हैं, जो हम केयर चाहते हैं वो नहीं मिल पाती है। इसके अलावा भी कोई आपको लगता है कोई पॉइंट है जो आपकी ग्राउंड लेवल पे आपको दिखाओ? में जो बुजुर्ग हैं, उनकी स्थिति बिल्कुल एक बच्चे की तरह होती है, बहुत डिमांडिंग, उनको अटेंशन चाहिए। और जो कहीं ना कहीं एक भावना ये भी होती है कि भाई हमने आपके लिए इतना किया है, जब हम कर पा रहे थे, अब आप करो। और कुछ केसेस में हमने ये देखा है कि उसमें वो पाने के लिए या वो अटेंशन पाने के लिए बहुत ज़्यादा बुजुर्ग जो हैं रिजिड हो जाते हैं कि आपको करना ही करना है। तो एक बार को बच्चे फिर अपनी दुनिया में अलग हो जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि भाई अब क्योंकि ये एडजस्ट नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो नेग्लेक्शन का शिकार हो जाते हैं। जी, यानी कि कहीं ना कहीं सिक्के के दो पहलू हैं। हम सिर्फ आज युवा पीढ़ी को ही इसका जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं। अगर माँ बाप आज अकेले हैं या कहीं ना कहीं से उनको निग्लेक्शन लग रहा है, तो शायद कहीं ना कहीं उनकी भी गलती है, उनको भी सुधारना पड़ेगा। अच्छा, इसके साथ हम ये जानना चाहेंगे कि उनकी डिमांड्स क्या हैं। सीनियर सिटीजन किस तरह की डिमांड रखते हैं? बेसिक डिमांड्स स्वास्थ्य से संबंधित डिमांड बहुत होती है, और जो चीज़ें होती हैं वृद्धाश्रम में तो एक सिस्टम है, हम लोग पूरी करते हैं। बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं जो भी चीज़ें चाहिए, सामान चाहिए, शॉपिंग करनी है, दवाइयाँ चाहिए, इस तरह की। ख़ास तौर से बीमार जब पड़ते हैं तो डॉक्टर के पास कोई उन्हें ले जाए, उन्हें ऐसा लगता है। आप इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे? उनको अकेलापन दूर करने के लिए एक्चुअली कंपनी की ज़रूरत पड़ती है। अगर बच्चे साथ नहीं देते हैं, अगर उनको ऐसी कंपनी मिल जाए, जैसे मैं सीनियर सिटीजन क्लब में हम जो मेन मकसद है कि उनको रिक्रिएशन मिले। अगर वो क्लब में आता है, उसमें किसी ने कविता सुना दी, किसी ने कुछ, तो वो इतना एंटरटेन हो जाते हैं। मतलब एंटरटेनमेंट का
मिलने से उनका थोड़ा बोझ कुछ दिन के लिए हल्का हो जाता है। जब हम उनको कंपनी देते हैं तो मैं देखा कि वो ज़्यादा प्रफुल्लित महसूस करते हैं और बहुत खुश होते हैं और वो इंगेज हो जाते हैं। तो उनके पहली बात तो थोड़े थोड़े दुख दर्द भी दूर होते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि वो हल्का सा ये उनमें आ जाता है कॉन्फिडेंस की वो डिमांडिंग कम हो जाते हैं अपने बच्चों के प्रति। तो हम इस पे ज़्यादा फोकस यानी कि जिस करते तरह से उन्होंने कहा कि आप लोग उनको इन्वॉल्व करते हैं ताकि उनका दिमाग डाइवर्ट हो और वो खुश रहे। हमारे देश में जो बुजुर्ग हैं ऐसे भी कई हैं जिन्होंने शादी ही नहीं की, ऐसे भी कई हैं जिनके बच्चे ही नहीं हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरह का आप उनके पास केसेस आते हैं और क्या उनकी बेसिक डिमांड्स हैं इस वक्त? हर व्यक्ति विशेष की अलग अलग ज़रूरतें हैं, बट अगर हम जनरलाइज बात करें तो खाना, हेल्थ और पैसा, ये 3 चीज़ों की ज़रूरत तो हर बुजुर्ग को है। जैसे हमारे यहाँ है, कम से कम जो आश्रम हम लोग चला रहे हैं, हमारे यहाँ बच्चे और बुजुर्ग दोनों एक साथ रहते हैं। और इवन बच्चों की देखभाल करना, बच्चों को क्या देना है, क्या खाना है, क्या पीना है, उसकी देखभाल करने के लिए बुजुर्ग ही गाइड कर रहे हैं। अकेलापन भी दूर हो रहा है, एक दूसरे की जरूरतें भी दूर हो रही हैं। जी, इस पर हम और बात करेंगे। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं और देखते रहिए गोष्ठी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज गोष्ठी में हम बात कर रहे हैं कि सीनियर सिटीजन्स, वरिष्ठ नागरिकों को किस तरह से उनका हक दिया जाए। हम बात कर रहे थे कि उनकी डिमांड्स क्या हैं, उनकी दिक्कतें क्या हैं। अब हम ये बात करना चाहते हैं कि क्या सरकार ने कोई ऐसा प्रावधान रखा है सीनियर सिटीजन्स के लिए कि उनको सुरक्षा दी जाए? क्या ऐसा कोई प्रावधान है सरकार में? सरकार ने अपनी तरफ से तो कई सारे प्रावधान दिए हुए हैं। जैसे कि अगर जो भी बुजुर्ग अगर बीपीएल फैमिली को बिलोंग करते हैं, सरकार उनको बाकायदा पेंशन देती है, जो कि 200 रुपये महीने से लेके 1000 रुपये महीने तक है, अलग अलग स्कीम्स में दे रही है। उसके अलावा सोशल सिक्योरिटी के लिए दिया हुआ है, एक उन्होंने नंबर दिया हुआ है, हेल्पलाइन नंबर है 1090। देखिए, जो अभी हम बात कर रहे हैं सुविधाएं काफ़ी हैं, बट उन सुविधाओं को कितने लोग अवेल कर पा रहे हैं, कितना उसका प्रचार प्रसार हो रहा है? क्योंकि हमने काफ़ी सारी सरकारी योजनाओं में हमने देखा है कि स्कीमें बहुत अच्छी हैं, पर जो सही जिसको मिलनी चाहिए उस तक नहीं पहुंच रही। ये आपको क्या लग रहा है, कहाँ पे खामी है? खामी तो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट पे है, क्योंकि स्कीमें बहुत अच्छी हैं, बट अगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा, या जो एलिजिबल बुजुर्ग है जिसको पेंशन मिलनी चाहिए। पेंशन का एक आधार क्या है कि किसको कौन पेंशन के लिए अप्लाई कर सकता है कि हम पेंशन के हकदार हैं सरकार की तरफ से? कौन है ऐसे लोग? उसके लिए कौन सा वर्ग है? उसके लिए जैसे मैं बताया, जिसको सरकार ने बीपीएल कैटेगरी बनाया हुआ है, जो बुजुर्ग बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज के हैं, वो एलिजिबल हैं इसके लिए, और उनको बाकायदा एक एप्लीकेशन सबमिट करना होता है डिटेल्स के साथ, और उसके बाद फिर तहसीलदार जो होता है उस पर्टिकुलर एरिया का, वो उस पर एक सर्वे रिपोर्ट लगा के वो फिर शासन को भेजता है। अगर वो पास हो जाता है तो उसके बाद वो जो पेंशन है वो बाकायदा उसके जो भी खाता होता है, बैंक का खाता होता है, उसमें वो ट्रांसफ़र हो रही है। ये तो सरकारी नियम है। अब ये कितना इम्प्लीमेंट हो रहा है, क्या पेंशन टाइमली पहुंच रही है, नहीं पहुंच रही है, क्योंकि हमने कई सारे मामले देखे हैं जिसमें 6-6 महीने तक पेंशन नहीं पहुंची खाते में, और बुजुर्ग चक्कर काट रहे हैं। अब वो जाएँ तो जाएँ कहाँ? आपके पास भी कुछ इस तरह के केसेस आए हैं कि उनको भारत सरकार कहीं ना कहीं से स्कीम दे रही है, लेकिन क्या इम्प्लीमेंटेशन है? हाँ, 1-2 केसेस हमारे पास ऐसे आए हैं। वो लोग ये हमेशा शिकायत करते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा, क्योंकि वो जाते हैं और उनको चक्कर लगाने पड़ते हैं, और फिर वो यही बयान करते हैं कि हमें मुश्किलें आती हैं। पर ओल्ड एज में क्या होता है, जो एज बढ़ती जाती है उनको ये सब करने के लिए बहुत मुशक्कत करनी पड़ती है। लेकिन हम आपको ये बताना चाहेंगे कि हमारे संविधान में हमारे भारत सरकार ने कई ऐसी स्कीम्स निकाली हैं। हर मिनिस्ट्री ने अपनी अपनी स्कीम्स निकाली हैं। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है, उनकी सीनियर सिटीजन्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी वेलफेयर के लिए वो ब्यौरा उठाया है। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने भी उनको कुछ पेंशन स्कीम्स की मुहैया कराई हैं। रोड मिनिस्ट्री ने भी जो बसेज में जितनी सीट्स हैं, 2 सीट्स सीनियर सिटीजन्स के लगाई है। रेलवे ने भी काफ़ी सीनियर सिटीजन्स के लिए रिबेट दिया। मैं एक बात कहना चाहूँगा, जैसे रेलवे ने एक स्कीम जो चलाई है बहुत अच्छी है कि जेंट्स को जो है वो 40% डिस्काउंट है टिकट पर, और लेडीज़ को 50%। ये बहुत अच्छी स्कीम है। तो ये एक अच्छी स्कीम है, इससे काफ़ी राहत मिली है सीनियर सिटीजन्स को ट्रैवलिंग में। एक डिमांड ज़रूर मैं जिक्र करना चाहूँगा कि जो जैसे 80 एंड अबव के ऊपर इन्होंने तो टैक्स की वो लिमिट बढ़ा दी हुई है सीनियर सिटीजन्स की 5 लाख। पर हमारा ये कहना है कि जब 60 इयर्स के बाद बंदा रिटायर हो गया
तो वही चीज़ उसको पूरे सीनियर सिटीजन को सबको क्यों नहीं बराबरी से मिलनी चाहिए। हाँ, यानी कि जैसे 60 से अभी 80 तक के बीच में ये है कि अगर 60 साल से ऊपर आपकी 2.5 लाख की तनख्वाह है तो जो है टैक्स लग रहा है, लेकिन अगर 80 साल के आप हैं या उससे ऊपर के हैं और आप 5 लाख कमा रहे हैं तब आपको टैक्स लगेगा। मतलब वरिष्ठ नागरिक में डिस्क्रिमिनेशन क्यों? इस पर हम और बात करेंगे। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए। जी, मैं आपको 1 मिनट रुकना चाहूंगी, हमारे साथ कॉलर जुड़ गए हैं। हेलो, नमस्ते स्वाति, मैं काजल बोल रही हूँ नोएडा के सेक्टर 33 से। जी काजल, नमस्कार, अपना सवाल बताइए। मैं अपनी तरफ से कोशिश कई बार करती हूँ कि सासू माँ की जो एक्सपेक्टेशंस हैं या उम्र के इस पड़ाव पर जो उनको हेल्प मिलनी चाहिए या मेरा बहू के नाते जो फ़र्ज़ है उनकी हेल्प करना, उनकी देखरेख करना, उनकी केयर करना, या जो बातें वो नहीं कह पा रही हैं वो अपने आप समझना, कोशिश मैं करती हूँ। लेकिन ऐसा लगता है कि करने के बाद भी शायद कहीं ना कहीं एक गैप क्रिएट होता है। अब वो एज गैप है या समझ का गैप है या मुझे कंफ्यूजन है इस स्टेज में। यानी कि आप उसका समाधान चाहती हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया काजल। वो ये जानना चाहते हैं कि वो बढ़ चढ़कर अपना फर्ज निभा रही हैं, मगर कहीं ना कहीं उनकी सास, उनकी मदर इन लॉ उनका सपोर्ट नहीं कर रही है, उनको उस तरह से फीडबैक वापस नहीं दे रही जितना वो प्यार उनको दे रही। ये थोड़ा सा हमारे सीनियर सिटीजन्स की तरफ से मैं बोलूँगी कि उन्हें इतना डिमांडिंग नहीं होना चाहिए, और बहू से अपनापन बेटी की तरह अगर उसको दें तो माहौल और अच्छा हो सकेगा, क्योंकि आने वाले समय की जो रिक्वायरमेंट है वो जॉइंट फैमिली की रिक्वायरमेंट है, और वो तभी बनेगी जब आप बहू को अपनी बेटी के रूप में देखेंगी। एक दूसरे से घर से आकर के आप भाग्यवान हैं कि आपकी बहू आपके लिए इतना कुछ करना चाहती है। और क्योंकि हम वृद्धाश्रम में जो हम केस देखते हैं कि ये लोग तरस के रह जाते हैं कि बहू हमारा हाल पूछे, और वृद्धाश्रम वगैरह बनने का कारण ही यही है कि परिवार में केयर नहीं है। तो अगर आपकी बहू ऐसा कर रही है तो आपकी तरफ से अच्छा रिस्पांस होना चाहिए, और उनको वो अगर अपनी बहू को बेटी की तरह देखें तो बहुत अच्छा होगा। और आप जो कर रही हैं उसमें आपको चिंतित होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप अपना फ़र्ज़ पूरा कर रही हैं। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी नीलिमा जी की जब हम वृद्धाश्रम के बारे में बात कर रहे हैं तो वृद्धाश्रम में किस तरह के आपके पास केसेस हैं, कौन सा वर्ग है जो इस वक्त वहाँ पर है मौजूद है? हमारे वृद्धाश्रम में हम लोग मध्यम वर्ग के लोगों को ही रखना चाहते हैं। वृद्धाश्रम का जो एक है कि इस उम्र की एक रिक्वायरमेंट है कि पकी पकाई खाने को मिले, अपने हम उम्र लोगों की कंपनी मिले, थोड़ा सा केयर मिले, स्वस्थ वातावरण हो, यही रिक्वायरमेंट, बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती, और उतना मिले तो बुजुर्ग खुश रहते हैं। और उससे भी बड़ी चीज़ है कि अगर अकेले हैं तो सुरक्षा, और वृद्धाश्रम में तो बहुत ज़्यादा सफलता उनको मिलती है जो किसी वजह से अविवाहित रह गए या बच्चे नहीं हैं या पति पत्नी में से एक रह गए, तो उनको बहुत ज़्यादा सुरक्षित लगता है, क्योंकि ज़माना ऐसा नहीं रह गया कि कोई अकेले एक घर में रह सके। आपने बताया कि वृद्धाश्रम जो आप चला रही हैं वो मध्यम वर्ग के लोगों के लिए है, और मध्यम वर्ग पढ़ा लिखा वर्ग माना जाता है, उसके बावजूद आज वृद्धाश्रम है, आखिर इनके क्या कारण है? देखिए, सबसे मुख्य कारण तो जॉइंट फैमिली का टूटना है। जॉइंट फैमिलीज़ नहीं है, न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं, बच्चे बाहर जाने लगे हैं, महिलाएं भी जॉब कर रही हैं, तो उसके साथ वृद्धाश्रम बढ़ रहा है। उसके अलावा मैं कहना चाहूँगी कि ये बढ़ने वाला है, ये समय की मांग है, क्योंकि डिवोर्स के केसेस बढ़ रहे हैं, अविवाहित लोगों की संख्या बढ़ रही है, तो ये तो वृद्धाश्रम समय की मांग है। और जहाँ तक हम लोग का प्रश्न है, हम लोग मध्यम वर्ग को देते हैं, फैमिली डिस्प्यूट के केस हम लोग अवॉइड करते हैं, लेकिन जिसमें जो परिवार में डिस्प्यूट की वजह से अकेले पड़ गए, असुरक्षित हैं, उन्हें हम ज़रूर देते हैं। और हमारे यहाँ जो लोग ऐसे हैं कि उनके पास पैसा ना होने की वजह से उन्हें छोड़ दिया है, अगर वो केस जेन्युइन है तो हम उन्हें भी नहीं छोड़ते। जी, अच्छा तरुण जी, मैं यही आपसे सवाल पूछना चाहूँगी कि आप भी वृद्धाश्रम एक चलाते हैं, तो आपको क्या लगता है ये चलाने में कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? हम लोग सभी लोग वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं और हम लोग सभी लोग डोनेशंस पे ही रिलाई करते हैं, तो दिक्कतें तो होती हैं, बट हमारा हौसला कम नहीं है, हमें करना है तो वी आर डूइंग। वृद्धाश्रम इस्टेब्लिश करना एक आसान काम नहीं रह गया, और कम से कम दिल्ली एनसीआर रीजन में तो नहीं रह गया, जहाँ पे ज़मीन इतनी कॉस्टली है। और दूसरी बात, कई सारे आश्रमों की अपनी एक रिस्ट्रिक्शंस भी होती हैं, अपनी क्राइटेरिया होता है, क्षमा कीजिएगा, एक क्राइटेरिया होता है। जैसे आपने कहा, मैं एक मिनट अपनी बात खत्म कर लूँ। जैसे एक क्राइटेरिया होता है, जैसे आपने कहा, कुछ होते हैं पेड, कुछ होते हैं अनपेड। जो पेड होते हैं वहाँ पे फैसिलिटीज़ यकीनन बहुत अच्छी होती हैं, और इवन कुछ तो ऐसे भी हैं जहाँ पे 5 स्टार फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, पर वो उनको मिल रही हैं जो पे कर रहे हैं। दूसरे एंड पे वो लोग हैं जो बेचारे पे नहीं कर सकते, उन लोगों के लिए उन आश्रमों में कोई जगह नहीं। कम से कम वृद्धाश्रमों में या इस तरह के जो संस्थान चल रहे हैं वहाँ पे टाइम से खाना मिल रहा है, हेल्थ के उनके उन बुजुर्गों के रेगुलर चेकअप्स हो रहे हैं,
और सबसे बड़ी बात कि अकेलापन दूर हो रहा है। जी, हम इस पर और चर्चा करेंगे। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे और गोष्ठी का कारवां यूं ही चलेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है गोष्ठी में। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि वृद्धाश्रम में किस तरह के लोग आ रहे हैं। अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि वृद्धाश्रम में जितने भी लोग हैं, जितने भी बुजुर्ग हैं, क्या वाकई में वो पीड़ित है? इतना बड़ा निर्णय कोई ऐसे ही नहीं ले सकता। समस्या तो है ही है, और एक बुजुर्ग जब परिवार छोड़ के अलग होता है तो बहुत बड़ा डिसीजन होता है। तो हाँ, समस्या तो है, परंतु मुझे जहाँ समस्या लगती है जब फैमिली डिस्प्यूट के केसेस आते हैं कि इनके बीच में जो आपस में तालमेल नहीं होता और बुज़ुर्ग आते हैं और रोना शुरू कर देते हैं। कि एक बुज़ुर्ग के साथ मैंने कहा भी था, वो अपनी बहू के लिए बहुत कुछ बोलने लगे, तो मैंने उनसे कहा कि मैं आपको रख लूँगी, बस आप 1 हफ्ता अपनी बहू के पास रहिए, जैसे मैं कहती हूँ वैसे रहिए, उसकी गलतियाँ मत देखिए, गलतियाँ ओवरलुक कीजिए और बेटी की तरह देखिए उसको, तो फिर मुझे बताइए अगर आपकी बहू इतनी बुरी है तो मैं आपको ज़रूर रख लूँगी। तो 1 हफ्ते बाद आए, बोले नहीं मेरी बहू अच्छी है और मैं नहीं आ रहा हूँ। तो बस थोड़ा एक कम्युनिकेशन गैप, एक तालमेल, ये बहुत प्रैक्टिकल अनुभव है और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो थोड़ा सा है, लेकिन कुछ चीज़ें अनअवॉइडेबल होती हैं। जैसे ओल्ड एज होम है जो, ये किस तरह से बुजुर्गों को सहारा दे रहे हैं, किस तरह से उनकी हेल्प कर रहे हैं? जो रोज़ की ज़रूरत है वो बैठे बैठाए पूरी हो रही है। उन्हें अच्छा वेजिटेरियन जो इस उम्र में चाहिए उस प्रकार का भोजन मिल रहा है, उनके स्वास्थ्य का केयर हो रहा है, उनको ठंड में कैसे रखना है, उनको गर्म में कैसे रखना है, उन्हें एंटरटेन करना है, उन्हें एक दूसरे का साथ देना है, उन्हें मेडिकल सपोर्ट, फिजियोथेरेपी। तो ये सब आप जब करते हैं तो आपको कौन फंड करता है इसके लिए? समाज के जो हैं, समाज के, यानी कि डोनेशंस आपके पास आ रहे हैं हमारे पास। क्या उनके बच्चे भी इस चीज में इन्वॉल्व हैं, फंडिंग करते हैं? हाँ, उनके बच्चे भी हैं, क्योंकि कुछ NRI के पेरेंट्स हैं जो यहाँ मजबूरन रहते हैं, कोई समस्या नहीं है, और उनको बाहर ले आके रखना चाहते हैं तो नहीं रहते हैं, उनका मन नहीं लगता, वहाँ नहीं रहना चाहते, तो उनके बच्चे भी डोनेशन करते हैं। जो अच्छे परिवार से जो लोग आते हैं उनके बच्चे काफ़ी। रविंद्र जी, आपको ऐसा नहीं लगता कि इन्होंने कहा डोनेशन दे के रहते हैं, बच्चे सपोर्ट तो कर ही रहे हैं कहीं ना कहीं, आपको नहीं लगता कि काश ये बच्चे उनको वहाँ पे पैसा भेजने के बजाय अपने पास उनको वो समय दें, अपने पास बिठा के? चाहे NRI नहीं रख, क्या ऐसा है? ये लोग जाने को तैयार ही नहीं, वो उनकी भी रिजिडनेस है, उनकी भी रिजिडनेस है। जी जी जी। आपके हिसाब से, आपके जब आप अपने सोसाइटी में देखते हैं तो इस तरह के कितने केसेस हैं आपके सामने जिसमें बच्चे उनके अच्छे हैं लेकिन वो बुजुर्ग नहीं एडजस्ट कर पा रहे? क्या ऐसे आपके पास केसेस हैं? हाँ, इस मामले में कई लोग हमसे बात करते हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो फैमिली के साथ रहते हैं फिर भी रोज़ शिकायत ये करते हैं कि भाई हमारे बच्चे जो हैं हमारी बात नहीं सुनते जी। और ऐसे केसेस बहुत से आते हैं हमारे पास। पर मुझे इसके बारे में एक बात ज़रूर कहनी है जी। क्योंकि हमारे इस डिस्कशन का एक मैसेज भी जाना चाहिए उन बुज़ुर्गों की तरफ जो लोग ये मान के चलते हैं कि साहब मैं ही जो कहूँगा वो मेरे बच्चे माने। हम चाहते हैं कि अगर वो खुशी ढूंढना चाहते हैं तो अपने परिवार में ज़्यादा खुशी ढूंढ सकते हैं, उनके साथ रह के ज़्यादा खुशी ढूंढ सकते हैं, बशर्ते कि वो उनके साथ कुछ एडजस्टमेंट हंसी और खुशी से करें। जैसे मैं एक बहुत छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि मुझे सैर करने के लिए, वॉक करने के लिए जाना पड़ता है पार्क में, तो मेरा कुछ टाइमिंग था। अब देखा कि मेरी ग्रैंड डॉटर जो है वो 7:15 बजे उसको बस पे छोड़ना पड़ता है, मेरा बेटा जल्दी ऑफिस चला जाता है, तो मैंने कहा नहीं इसको मैं छोड़ूंगा, उसके बाद मैं वॉकिंग में जाऊंगा। हम ये चाहते हैं कि उनकी भी हम कुछ मजबूरियों को, प्रैक्टिकल मजबूरियों को समझें और उसके साथ उनसे एडजस्ट करें। जी, मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी। एक श्रोता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। हेलो, नमस्कार स्वाति जी, मैं पूर्वा हूँ, नोएडा से बोल रही हूँ मैं। जी पूर्वा। स्वाति जी, मैं अपनी सास की बहुत इज्जत करती हूँ, उनको बहुत सम्मान देती हूँ, उनको अपनी माँ की तरह से मानती हूँ जी। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब मैं अपने हस्बैंड से कोई डिस्कशन कर रही होती हूँ तो वो बीच में आ जाती हैं, और होता उसके बाद ऐसा है कि जो हमारा डिस्कशन होता है वो लड़ाई में तब्दील हो जाता है जी। मुझे समझ में नहीं आता कि मेरी लाख कोशिशों के बाद भी हर बार ऐसा ही होता। अब आप बताएं मैं ऐसी सिचुएशन में क्या करूं? अच्छा, ये इन्होंने सवाल जो किया है बहुत गंभीर सवाल है। एक तरह से प्रिवेसी के ऊपर इन्होंने सवाल किया है कि वो चाहती तो अच्छा ही है अपनी सास के लिए, लेकिन हो उल्टा जाता है। तो इसका क्या समाधान है, आपको क्या लगता है? ये थोड़ा सा अगर सास अपने बच्चों को थोड़ी प्राइवेसी दें, उनका बेटा है, बेटे की तरफ ज़्यादा झुकाव होता है और वो समझती है कि उसकी हर समस्या का समाधान वो कर सकती हैं। मुझे लगता है बच्चे बड़े हो गए हैं, अपने परिवार का
की समस्याओं का समाधान, उसका डिस्कशन करना उनको मौका मिलना चाहिए। और इसमें वो बीच में व्यवधान ना ही डालें तो अच्छा है। इससे अपने आप को दूर रखें तो उनके संबंध अच्छे रहेंगे। यानी कि कहीं ना कहीं प्राइवेसी दें, बच्चों को उनका स्पेस दें। आप इसमें कुछ कहना चाहते हैं? मैं इसमें एक बात जोड़ना चाहूँगा। हम अगर बुजुर्ग कोई बात कहते हैं तो हम उसको इंटरफेयर क्यों मानते हैं? किसी ने कुछ कहा, हो सकता है कि वो जो बात कहना चाह रहे हो वो हमारे फ़ायदे के लिए कह रहे हो। हमें ये चीज़ समझनी है कि अगर ऐसा जिसको हम कह रहे हैं इंटरफेयर कर रहे हैं, हमारी प्राइवेसी डिस्टर्ब हो रही है, उसके कारण में हमें जाना चाहिए। जो व्यक्ति सुबह अपने दैनिक कार्यों के लिए निकलता था, सुबह ऑफिस जाता था, अपने टाइम से आता था, अब वो आइडल हो गया। उसका बिजनेस या जो भी उसकी जॉब थी वो अब घर पे है। पूरा समय कैसे कटेगा? जैसे भी आपने कहा कि 3 टाइम का खाना मिल रहा है, शाम को फ्रूट मिल रहे हैं, सारी फैसिलिटीज़ आप दे रहे हैं, पर खाली खाने से तो सब कुछ नहीं होता। कहीं ना कहीं वो बात किससे करे? तो जैसे अगर हस्बैंड वाइफ दोनों ही वर्किंग में हैं और जब वो लौट के आएँ तो यकीनन है कि बुजुर्ग भी चाहेंगे कि हम भी कुछ शेयर करें। अच्छा, एक चीज़ हम और जानना चाहते हैं जाते जाते कि जो सरकार की तरफ से प्रावधान है, एक्ट है, पार्लियामेंट ने 2007 में एक एक्ट निकाला था सीनियर सिटीजन बिल करके। उस एक्ट के हिसाब से 3 साल की सज़ा बच्चों को या 5,000 का जुर्माना हो सकता है अगर वो बच्चे अपने माता पिता को नहीं पूछते हैं 60 साल के बाद। आपके पास क्या ऐसे कोई केसेस आए हैं? सरकार ने एक एक्ट बना दिया, एक कानून बन गया। बुजुर्ग परेशान भी हैं, उन्होंने कॉल किया, चाहे पुलिस को कॉल किया या किसी नेबर ने कॉल किया या हमारी जैसी किसी संस्था से आप टच में हैं और आपने हमें पता चला और हमने जाके इंटरवीन किया। जब बच्चे नहीं मानने को तैयार हों और हाथापाई तक बात आ जाए, बुजुर्गों के साथ मार पिटाई हो जाए, उस केस में पुलिस को हम लोगों ने बुलाया है। कई मामलों में ऐसा हुआ है और पुलिस के आते ही बुजुर्ग एकदम बैकफुट पे आ जाते हैं। जब हम बोलते हैं, जब हम बात कर रहे हैं, जब हमने पुलिस से बात की, पुलिस तैयार है, कंप्लेंट लॉन्च करने को तैयार है, धमकाने को तैयार है, इवन थोड़ा सा डराने को भी तैयार है। अगर हम बच्चों को बताएं कि एज़ पर द लॉ आपको ये फैसिलिटी देनी पड़ेगी, बुजुर्ग कहते हैं नहीं, हमारे बच्चों के साथ कुछ नहीं होना चाहिए, हम नहीं चाहते उनके साथ कोई भी परेशानी हो। यानी कि कहीं ना कहीं आवाज़ उठाने में वो डर रहे हैं। आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? मेरा ये कहना है कि आप कभी भी ऐसा नहीं होता कि जो पेड़ आपने अपने हाथ से लगाया है उसे जहर से सींचे। मैंने देखा कभी भी माता पिता अपने बच्चों के खिलाफ पब्लिकली बोलना तो बिल्कुल पसंद नहीं करते, और उस समय बच्चा मुसीबत में होता है, चाहे वो उनका दुश्मन भी हो, वो उनको बचाने पहुंच जाते हैं। इसलिए इस तरह का लॉ, इस तरह का एक्ट का मुझे कोई फ़ायदा नहीं दिखता प्रैक्टिकल। इसमें तो यही है कि बच्चों का, ठीक है, बच्चों और परिवार में आपस में तालमेल होना। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आखिर इतनी समस्याएं हैं बुजुर्गों के साथ, लेकिन उसका सोल्यूशन क्या है, समाधान क्या है? आपको कहाँ से लगता है कि समाधान निकल सकता है? हम उनको किसी दूसरे काम में एंगेज करें। जैसे आपने कहा, घर की कोई जिम्मेदारी दें उनको, क्योंकि बहुत सारे केसेस हमने देखे हैं जिसमें बुजुर्ग को ये मान के चलते हैं ये तो अब इस समय जो इनकी सिचुएशन है वो है गुड फॉर नथिंग। आप उनको कोई काम दीजिए, कोई उनको अगर बुजुर्ग महिला है तो किचन में हाथ बटाने दीजिए, पुरुष है तो उसको कोई बाहर का काम दें आप। देखिए, कुछ समाधान तो इस तरह से निकल सकता है, अगर बुजुर्ग अपने को अपनी हॉबीज से जोड़ लें। जैसे कोई पेंटिंग करता है तो वो पेंटिंग में अपना टाइम व्यतीत करे, और जैसे कोई सिंगर है, गाता है, तो अगर वो गाने का अपना माहौल बना के रखे, भजन गाए, गीत गाए, कुछ भी गाए। और मैंने कई लोगों को देखा, कई शुरू में बहुत पढ़ते थे नॉवेल्स, ये वो दुनिया भर की पुस्तकें, एक उम्र आ गई, नहीं साहब अब मेरा दिल नहीं लगता। तो मैं तो उनको यही समझाता हूँ, आप पढ़ते रहोगे क्योंकि आपकी हॉबी है पढ़ना, आप पढ़ो तो आपका टाइम बड़ा अच्छा पास होगा, आपका मन हटेगा, बच्चों के प्रति जो द्वेष भावना मन में जागती है वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। कहीं ना कहीं आप कहते हैं कि अपनी हॉबीज को परस्यू करें ताकि अच्छी जिंदगी जिए। और मैं अपने लेवल में बताता हूँ कि मैं इसको करता हूँ और मुझे बड़ा सुकून मिलता है। मैं शास्त्रीय संगीत सीख रहा हूँ। अच्छा, 60 साल की उम्र के बाद मैंने प्रॉपरली शास्त्रीय संगीत सीखना शुरू किया। जी जी, थोड़ा सा कुछ हमें गुनगुना के सुनाएंगे? मैं आपको थोड़ा सा सुना देता हूँ। गजब किया तेरे वादे पे एतबार किया। क्या बात है, क्या बात है, एतबार किया। एतबार से हम इस चर्चा को आगे भी बढ़ा सकते हैं कि आखिर टिप्स क्या हैं सिक्योरिटी के लिए, उनके बुजुर्ग हैं वो किस तरह की ऐसी बातों को ध्यान रखें अपनी ज़िंदगी में जिनसे शायद वो कहीं ना कहीं किसी अनहोनी से बच सकें। क्या देखिए, मैं इसमें सभी बुजुर्गों से
जो हमें सुन रहे हैं, मैं उनसे 3 चीज़ें कहना चाहूँगा। पहला काम ये कि अगर आप अकेले रह रहे हैं और आपको कोई आपके बच्चे दूर हैं, तो आप अपने आस पड़ोस में जो लोग रहते हैं उनसे आप मिलते जुलते रहें और अपने नज़दीक के थाने या चौकी जो भी है वहाँ पे एक लिखित में सूचना दें कि आप अकेले रह रहे हैं। पुलिस उस इलाके की या जो भी चौकी है उसके बीट कांस्टेबल की ड्यूटी लगा सकती है कि वो रेगुलर आके आपसे हर चौथे 5वें दिन, एक हफ्ते में 15 दिन में मिले आपसे। दूसरा काम एक ये ज़रूर करें कि आपके क्षेत्र में कोई भी अगर ऐसी संस्था है जो बुज़ुर्गों के लिए काम करती है या कोई ऐसा क्लब है जैसे आपने जिक्र किया, वहाँ जाके उनसे मिलें और अपने आप को उनके साथ एंगेज करें। और एक तीसरा सबसे महत्वपूर्ण काम, जीते जी किसी भी सूरत में वो प्रॉपर्टी अपने बच्चों के नाम ना करें, अपनी विल जरूर करें। जी, विल जरूर करें और अपने रिटायरमेंट के लिए कुछ ऐड करना चाहूँगा कि हर बुजुर्ग को चाहिए वो अपनी जेब में एक अपनी आइडेंटिटी जरूर रखे। और एक चीज़ और है इसमें कि बुजुर्गों को अपने घर में चाहे सर्वेंट है या कोई स्ट्रेंजर है या वो बाहर किसी से अगर बात करते हैं तो कभी भी अपनी संपत्ति का ब्यौरा या उसके बारे में उनको ना बताएं या अपने घर की बातें वहाँ ना बताएं, तो शायद सुरक्षा पर हम ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। समय का अभाव है तो हमें चर्चा को यहीं रोकना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का स्टूडियो में आने के लिए। तो आज की चर्चा में यही बात सामने आई है कि दुलार और अपनेपन का कोई दूसरा रूप नहीं होता और प्यार के बिना कोई त्याग नहीं करता। सरकार, नियम, कानून, समाज ये किसी के आंसू ज़रूर पोंछ सकते हैं मगर किसी के दिल पर अपनों के लगाए चोट पर मरहम नहीं लगा सकते। इसीलिए हमारी आपसे गुजारिश है कि आप अपने बड़ों को, अपने माता पिता को वो सम्मान, वो इज्जत, वो प्यार ज़रूर दें जिनके वो हकदार हैं। और एक बार अपने बचपन को ज़रूर याद करें जिसमें शायद कभी उन्होंने आपको सहारा दिया था। तो हो सकता है कि उम्र के इस पड़ाव पर एक बार फिर आपको उनसे मोहब्बत हो जाए। तो गोष्ठी में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात करेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए राज्यसभा टेलीविजन। नमस्कार।